गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द जीएस प्लेटफॉर्म सेंटर लेकर आया है बीपीएससी टीआरई 4.0 का स्पेशल 11-12 के लिए इकोनॉमिक्स का सेट। चलिए आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का पहला सेट क्या कहता है। पहला सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लगान संबंधी रिकार्डो के सिद्धांत में सीमांत भूमि की अवधारणा को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह लगान रहित भूमि है क्योंकि वह उत्पादन लागत के ऊपर कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं करती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है फ्रैंक नाइट के अनुसार लाभ है क्या है, तो अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार, यही इसका लाभ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इसमें कहा गया है उद्यम वृत्ति की पूर्ति कीमत सूचित करती है, तो क्या करती है, योग्यता अधिशेष की करती है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसमें साफ कहा गया है वितरण संबंधी रिकार्डो के सिद्धांत में कृषि क्षेत्रक पर ह्रासमान प्रतिफल लागू होने के कारण जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है दो वस्तुओं का दो व्यक्तियों के बीच वितरण तब परेटो इष्टतम कहा जाता है जब कोई परिवर्तन जो व्यक्ति को अधिक खुशहाल बनाता है वह दूसरे को बदतर स्थिति में पहुंचा देता है। ऑप्शन बी होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है जीएनपी अंतराल है, तो इसका क्या है, तो जीएनपी एवं जीडीपी के बीच का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है किसी अर्थव्यवस्था में जहां लोग हमेशा किसी अतिरिक्त आय के आधे का उपभोग करते हैं और दूसरे आधे की बचत करते हैं, वहाँ 20,000 रुपया का कोई अतिरिक्त सरकारी आय सृजित करता है या कर सकता है, तो क्या होगा, वह 40,000 की अतिरिक्त आय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है यदि रैखिक उपभोग फलन को अधोमुखी समानता स्थानांतरण हो तो निवेश गुणक होगा, क्या होगा, घटेगा, ऑप्शन ए घटेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है यदि कोई उपभोग फलन मूल बिंदु से गुजरे तो एपीसी बराबर एमपीसी के लिए वह अवश्य है, क्या है, तो वह जो है बिना किसी अंतरोध के रैखिक होगा, क्या होगा, बिना किसी अंतरोध के रैखिक होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें कहा गया है केन्स के मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव को सही क्रम में लिखें, मतलब एक श्रेणी में लिखना है इसका, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला हो जाएगा मुद्रा पूर्ति 1 नंबर में, दूसरा हो जाएगा ब्याज की दर, और तीसरा में हो जाएगा निवेश मांग, और चौथा में हो जाएगा समस्त मांग, या इसका श्रेणी बन जाएगा सही क्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इसमें कहा गया है यदि ब्याज की दर 0 से अधिक है तो इसका अर्थ होता है कि, क्या होता है, वर्तमान उपभोग का शून्य भावी उपभोग से अधिक होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसमें कहा गया है कि फिलिप्स वक्र वह अनुसूची है जो संबंध दिखाती है, क्या दिखाती है, तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच की संबंध दिखाती है फिलिप्स वक्र के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
इसमें कहा गया है कि मान लें कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति स्थिर है और मुद्रा की मांग आय और ब्याज दर की फलन है, तब अगर आय का स्तर बढ़ता है तो क्या होगा? तो होगा क्या? मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि एवं ब्याज की दर में वृद्धि होगी। और क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें कहा गया है किसी उत्पादन फलन Q बराबर 1.45 L 0-45 के 0-55 के लिए श्रम के लिए उत्पादन लोच होगी, तो क्या होगी इसका आंसर? इतना हो जाएगा 0.45, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याण के मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति जीएनपी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसीमन है? तो क्या है? तो इसमें है प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि सदा लोगों के वास्तविक जीवन यापन स्तर को नहीं बढ़ा सकती है। इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कहता है सोलो द्वारा प्रतिपादित नव क्लासिकी समृद्धि मॉडल में निम्न में से किसको मानकर चला गया? किसको चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर जनसंख्या समृद्धि दर और परिवर्ती पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें कहा गया है शुम्पीटर द्वारा विकसित समृद्धि का सिद्धांत महत्व देता है। क्या महत्व देता है? शुम्पीटर द्वारा जो विकसित समृद्धि का जो सिद्धांत का महत्व है वह देता है, क्या देता है? तो नव प्रवर्तनों की भूमिका को महत्व देता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी कोई भूमिका देश को तेजी से मूलतः इसलिए समृद्धि नहीं कर सकता है क्योंकि वह वहाँ है, क्या है वहाँ जो है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें कहा गया है हिग्स के तटस्थ तकनीक परिवर्तन का निहितार्थ है कि क्या है? एकक समोत्पाद में समांतर ऊर्ध्वमुखी स्थानांतरण आता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें कहा गया है पूंजी संघीकरण का अर्थ है, क्या है? पूंजी संघीकरण का अर्थ है पहले से ही विद्यमान उत्पादन में प्रति मजदूर पूंजी में वृद्धि। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें कहा गया है कर लगाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? कर लगाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार को वित्त उपलब्ध कराना। कर लगाने का मुख्य उद्देश्य जो है सरकार को वित्त उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है सेनवेट CENVAT संबंधित है किससे है? इसको हम यह भी पढ़ सकते हैं सेनवेट। या जो संबंधित है किससे है? यह संबंधित है परोक्ष कर की दर से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें साफ कहा गया है कोलार स्वर्ण खदानें, कोलार जो है स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? या जो खदानें हैं कर्नाटक में स्थित है कोलार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दास कैपिटल के लेखक कौन थे?
तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें कहा गया है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है तो गोवा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें कहा गया है ईसाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला। तो यह जो खोला था दिल्ली में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इसमें कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है। तो किस विदेशी बैंक की है? ANZ ग्रिंडलेज बैंक की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें कहा गया है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो यह जो किया गया था राजा चेलिया को किया गया था, राजा चेलैया को किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो हैं वह कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में सभी हैं, भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये चारों जो है सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें साफ कहा गया है यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 0.25 हो तो निवेश गुणांक का मान होगा क्या होगा? इसका जो होगा 4 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है। अन्य जैसा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ESSAROIL नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें कहा गया है रोजगार गुणांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो यह जो किया था RF काहन ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें कहा गया है BPL के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो यह जो किया गया था 50% किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें कहा गया है सेल की स्थापना कब की गई थी। सेल की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1974 ईस्वी में सेल की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इसमें कहा गया है महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती है। तो किस में खोल सकती है? ग्रामीण डाकघरों में खोल सकती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इसमें कहा गया है कि किसी देश के व्यापार की शर्तों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि यह 84 हो, जबकि निर्यात कीमतों का सूचकांक 105 है, तो उसी अवधि में आयात कीमतों का सूचकांक होगा क्या होगा? तो यह जो होगा 125 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है सबसे पहले अवसर लागत की अवधारणा का उपयोग तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या के लिए किया था। कौन किया था? तो यह जो किया था जी हैबरलर ने किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें कहा गया है किसी समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्या की थी? कौन सी समिति ने की थी? तो वह समिति का जो नाम है
राजा समिति, राज समिति। ऑप्शन सी राज्य समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में कहा गया है कपाट का मुख्यालय कहाँ है। कपाट का मुख्यालय कहाँ है, तो यह जो है दिल्ली में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 41 इसमें कहा गया है केन्स के ब्याज दर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, कभी ब्याज दर को गिराएगी तथा कभी ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 में कहा गया है यदि बैंकिंग व्यवस्था को 1300 करोड़ प्राथमिक जमा के रूप में प्राप्त होता है और वह 12.5% नगद कोष अनुपात बनाए रखता है तो उसके पास जमा में व्युत्पन्न वृद्धि होगी, क्या होगी। तो यह जो होगी 9100 करोड़ की होगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इसमें कहा गया है कि यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत समीकरण में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर होगा, क्या होगा, या उसका कीमत स्तर क्या रहेगा। तो उसका जो कीमत स्तर रहेगा 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में कहा गया है केन्स का मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने के क्या कारण हैं। यह जो कारण है उसने मुद्रा की मांग को 3 अलग अलग मांगों में व्यक्त किया। उसने मुद्रा की मांग की ब्याज लोच को असीमित बताया। उसने परिसंपत्ति के रूप में मुद्रा का केवल एक ही विकल्प बॉन्ड पर विचार किया। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सभी, तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहा गया है लोक व्यय के संबंध में फिंडले सिराज द्वारा दिए गए नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है। लोक व्यय के संबंध में फिंडले सिराज द्वारा दिए गए नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है। तो यह जो नियम सम्मिलित नहीं है लोच का सिद्धांत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहा गया है कि यदि रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर नदोत्तर है तो इसका अर्थ है क्या है। इसका अर्थ है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम लागू हो रहा है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कहा गया है कि लोच के प्रत्यागम के अनुसार अवमूल्यन का देश के व्यापार शेष पर सकारात्मक प्रभाव तभी पड़ सकता है जब देश के निर्यातों की मांग लोच और आयातों की मांग लोच का योग क्या होगा। यह जो होगा 1 से अधिक हो। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 में कहा गया है कि कौन सा अर्थशास्त्री तटकर संघ के सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो यह जो संबंधित नहीं है, संबंध नहीं रखता है तटकर संघ के सिद्धांत से, वह अर्थशास्त्री का नाम है हैबरलर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। इसमें कहा गया है निम्न में से किससे जैकब वाइनर संबंधित है। जैकब वाइनर संबंधित है। या जो संबंधित है व्यापार की एकल साधन शर्तें से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल में निवेश फलन का सही निरूपण करता है। या जो निरूपण करता है I बराबर BC। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 51 नंबर। इसमें कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में छुरी धार के विचार का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मॉडल में हुआ है।
तो किस मॉडल में हुआ है? हैरड के मॉडल में हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सबसे अधिक है थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो यह जो थी 1988 से 89 के बीच में थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 में कहा गया है कि लाभ अधिकतम होगा जब कुल आगम वक्र का ढाल क्या होगा? कुल लागत वक्र के ढाल से कम हो तभी होगा लाभ अधिकतम होगा जब कुल आगम वक्र का ढाल कुल लागत वक्र के ढाल से कम हो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 में कहा गया है कि भारतीय रुपये का वाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया, कब किया गया था? तो यह जो किया गया था अवमूल्यन 1991 में किया गया था, जुलाई का महीना था, तो जुलाई 1991 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, इसमें साफ कहा गया है कि भारत में हाल के वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है? तो यह जो रहा था सेवाएं के क्षेत्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, इसमें साफ कहा गया है कि वस्तुओं के साधनों का बंटवारा प्रभावशाली है जब प्रत्येक कीमत बराबर हो। वस्तुओं के साधनों का बंटवारा प्रभावशाली है जब प्रत्येक कीमत बराबर हो, तो क्या होगा? बराबर नहीं है, इसमें है बराबर, यहाँ गलत लिखा गया है, बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? तो यह जो बराबर होगा ए भी सी के बराबर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य न्यूनतम, तो यह जो है सिक्किम है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, इसमें कहा गया है कि भारत में महिलाओं का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? तो 940 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59, इसमें कहा गया है 2011 की जनसंख्या में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 में कहा गया है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? इसका सूत्र है, यह जो निकाला जाता है 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या पर निकाला जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 61, इसमें कहा गया है हीरा पानी विरोधाभास किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? हीरा पानी विरोधाभास किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था स्मिथ के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 में कहा गया है वह सिद्धांत जिसमें मुद्रा की लेन देन संबंधी मांग ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो प्रस्तुत करने वाले जो थे इसमें बामोल और टोबिन ने प्रस्तुत किए थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, इसमें कहा गया है यदि यम मुद्रा पूर्ति है, आई ब्याज दर है और आई जो है ब्याज दर है और आई निवेश है, तो सही संभाव अनुक्रम होगा, सही संभाव अनुक्रम होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एम घटता है, छोटा आई बढ़ जाता है, बड़ा आई कम हो जाता है, जीएनपी कम हो जाता है, तब जीएनपी क्या होता है? कम हो जाता है। अगला है, प्रश्न नंबर 64 में कहा गया है कि मुद्रा का परिमाण
सिद्धांत का निहितार्थ है कि कीमत स्तर में वृद्धि क्या होगी? कीमत स्तर में वृद्धि मुद्रा माइनस मुद्रापूर्ति में वृद्धि से संबंधित होगी। क्या होगी? मुद्रापूर्ति से में वृद्धि से संबंधित होगी। ऑप्शन बी इसमें कहा गया है 64 नंबर में कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का निहितार्थ है कि कीमत स्तर में वृद्धि मुद्रापूर्ति में वृद्धि से संबंधित होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 में कहा गया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह जो सुमेलित नहीं है, विनिमय का समीकरण माइनस मार्शल, यह सुमेलित नहीं है। मार्शल जो है विनिमय का समीकरण का सिद्धांत नहीं दिया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। इसमें साफ कहा गया है कि एक व्यापारिक बैंक निम्नलिखित प्रकार की परिसंपत्तियों को रखता है। कौन कौन सा संपत्ति को रखता है? ट्रेजरी बिल, ऋण एवं अग्रिम नकदी, शीघ्रवादी एवं अल्प सूचना द्रव्य, बढ़ती हुई तरलता के अनुसार सही क्रम बताइए। इसका कौन सा क्रम इसका सही है? तो इसका जो है पहला हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 में कहा गया है 67 में कि संतुलित विकास के सिद्धांत का किसने समर्थन किया? तो यह जो समर्थन हमारे करने वाले थे रेजे अस्टिन रोडेन करने वाले थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 में कहा गया है कि विकास के स्तरों का सिद्धांत जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? कौन से अर्थशास्त्री से जुड़ा हुआ है विकास के स्तरों का सिद्धांत? तो यह जो जुड़ा हुआ है बी रोस्टा से जुड़ा हुआ है। रोस्टा से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 लुईस का सिद्धांत विकास के क्रम में किस संदर्भ में समझाता है? लुईस का सिद्धांत विकास के क्रम को किस संदर्भ में समझाता है? या जो समझाता है एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्री जिन्होंने आर्थिक विकास और आधारभूत परिवर्तन के मध्य संबंध को दर्शाया है। कौन दर्शाया? अर्थशास्त्री जिन्होंने, वह कौन अर्थशास्त्री था जिन्होंने आर्थिक विकास और आधारभूत परिवर्तन के मध्य संबंध को दर्शाया है? तो वह थे रोजेस्टिन रोडान थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। इसमें कहा गया है कि गरीबी का विषैला चक्र निम्न में से कौन सा संबंध दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है उत्पादकता एवं आय का संबंध विषैला चक्र दर्शाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा की पूर्ति का सबसे तरल रूप से मापता है? या जो मापता है M4 से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कहा गया है कि M3 को परिभाषित किया जा सकता है। तो M1 प्लस बैंकों के पास मांग जमा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। इसमें कहा गया है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा के कार्य को महत्व दिया जाता है। तो इसमें दिया जाता है मूल संग्रह का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। इसमें कहा गया है कि अपस्फीति लाभ पहुंचाती है। अपस्फीति जो लाभ पहुंचाती है, क्या पहुंचाती है? तो यह पेंशन प्राप्त करने वाले को पहुंचाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश की व्यापार शर्तें बराबर है। किसकी बराबर है? किसके बराबर है? तो यह जो बराबर हैं
आयात वस्तु की कीमत बटे निर्यात वस्तु की कीमत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहा गया है 77 में कि समोह उत्पत्ति वक्र का ढाल होता है, क्या होता है? तो नीचे दाईं ओर होती है, नीचे दाईं ओर होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहा गया है कि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा, किसे उत्पादन माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमि को जोतना उत्पादन माना जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है 79 में? इसका आंसर हो जाएगा औसत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यही सही है। अगला प्रश्न है एवं लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 80 नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भूमि का लक्षण नहीं है, कौन सा भूमि का लक्षण नहीं है? तो इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है, यही भूमि का लक्षण नहीं है। बाकी है कि अर्थव्यवस्था हेतु इसकी आपूर्ति सीमित रहती है या आगतिशील है, इसकी उपयोगिता मानवीय प्रयासों पर निर्भर करती है। इसमें सभी भूमि की लक्षण है, लेकिन इसमें नहीं है कि इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का पहला सेट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।